ऑन द शोर 2003 में पब्लिश हुई थी और 2005 में फिलिप गैब्रियल ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। एक जैज क्लब के मालिक से ऑथर बने हारुकी मुराकामी इमेजिनरी कहानियों को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से बुनते हैं। मुराकामी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बड़े हुए और यही वजह है कि उन्होंने उसी समय की एक छाप को इस बुक में उकेरा है। वो पर्सनली बिल्लियों को बहुत पसंद करते हैं और यही वजह है कि वो बिल्लियां ज़्यादातर उनकी राइटिंग्स का एक हिस्सा होती हैं। कहानी हमें एक परेशान 15 साल के लड़के और उसकी एक ऑल्टर ईगो जिसका नाम क्रो है के दिमाग में ले जाती है। एक ऐसा लड़का जिसका रियल नेम भी इस बुक में मिसिंग है और उसने खुद को ही एक नाम दिया है काफका। इस लड़के की कहानी के साथ ही हर अगले चैप्टर में एक पैरेलल कहानी चल रही है जिसका मुख्य किरदार है नकाता। नकाता एक बूढ़ा आदमी जिसकी स्पेशलिटी है कि वो बिल्लियों से बात करता है। काफका अपने पिता को और अपनी लग्जरियस लाइफ को एक भयानक श्राप से पीछा छुड़ाने के लिए छोड़ देता है, वो श्राप जो उसे खुद उसके पिता ने ही दिया है। साथ ही चल रही पैरेलल कहानी का किरदार नकाता एक बेहद सिंपल और अनपढ़ व्यक्ति है जिसने 1944 की एक अजीबोगरीब घटना के बाद अपनी याददाश्त खो दी थी। वो गवर्नमेंट से मिल रही सब्सिडी और खोई हुई बिल्लियों को ढूंढने से मिलने वाले पैसों से जिंदगी गुजार रहा है। मुराकामी इन पैरेलल कहानियों के थ्रू जापान की हिस्ट्री, रियलिटी और सपने जैसी इमेजिनेशन के एक खूबसूरत मिक्सचर में अकेलेपन, लालच और उदासी के पहलू को दिखाते हैं। जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू की थी तो यह लड़के की एक साधारण सी कहानी लग रही थी जो अपने ही अंदर की तलाश कर रहा हो, मगर ये देखते ही देखते दो पूरे डिफरेंट कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियों में बदल जाती है। स्टार्टिंग में ये कहानी सभी क्लूज और पहेलियों में लपेटकर एक अजीब सा कंफ्यूजन रखती है, एटलीस्ट तब तक कि जब तक काफका और नकाता की कहानी साथ नहीं आती। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मछलियां आसमान से गिरती हैं, बिल्लियां बातें करती हैं, भूत आते हैं और एक मर्डर हो जाता है। एक कॉशन जो मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले देना चाहूँगी कि हो सकता है इस स्टोरी के कुछ सीन्स आपको डिस्टर्बिंग या इरोटिक लगे, मगर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस नरेशन की किसी भी गंदी लैंग्वेज का यूज़ ना हो। कहानी की शुरुआत होती है 15 साल के काफका तमूरा से जो अपने ही घर से भागने की तैयारी कर रहा है और अपने पिता के स्टडी रूम में क्रो नाम के एक लड़के के साथ बैठा है। काफका कुछ घबराया हुआ है और उसके पास बैठा क्रो उसे बहादुर होने की एडवाइस दे रहा है और क्रो उससे कहता है कि उसे अपने पास ठीक ठाक पैसे रख लेने चाहिए। साथ ही वो काफका को वार्निंग देता है कि उसे एक तूफान का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा तूफान जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकता क्योंकि वो खुद काफका के अंदर है। काफका डिसाइड कर चुका है कि वो घर से भाग जाएगा, दूर के किसी शहर तक ट्रैवल करेगा और एक छोटी सी लाइब्रेरी में जिंदगी गुजारेगा और जिसके बाद वो एक बहुत ही अलग किस्म का इंसान बनेगा। अब दोस्तों, काफका भले ही 15 साल का टीनेजर दिखाई देता हो, मगर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी एक 15 साल के टीनेजर जैसी नहीं है। उसने बहुत कम उम्र में ही वर्कआउट करते हुए अपना समय बिताया है ताकि वो फिज़िकली मजबूत हो सके और उम्र में बड़ा दिखे। वो अपना ज़्यादातर टाइम रीडिंग में और अपने पिता की नज़रों से बचने और अपने साथ उम्र के दोस्तों को इग्नोर करने में गुजारता है। वो अपने होशो हवास में ये बात मानता है कि उसका घर से भागना तय है। वो क्रो से कहता है कि खुद के ही शरीर में वो खुद फंस चुका है। उसके अंदर एक अजीब किस्म की उथल पुथल और बुराई है जो उसे अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली है और वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह अपने भविष्य को बदल नहीं सकता है, ना ही उस भयानक अतीत से पीछा छुड़ा सकता है जो उसे अपने ही शरीर में महसूस होती है। घर से निकलने से पहले पैसे के अलावा काफका अपने डैड की स्टडी से एक सेल फोन, एक पुराने ज़माने का लाइटर और एक छोटा चाकू भी रख लेता है। वो कई साल पहले सी साइड पर खड़ी अपनी बहन और अपनी एक पुरानी फ़ोटो भी अपने बैग में रखता है। ये फ़ोटो उसे हमेशा सवालों से भर देती है क्योंकि इस फ़ोटो में दिख रहे सीन्स का कोई भी पल उसे याद नहीं है। दोस्तों, आप इस लड़की की मेंटल कैपेसिटी देखिए। अब ताकि उसे कोई भगौड़ा ना कहे इसलिए वो जानबूझकर एक छोटा बैग तैयार करता है। वो डिसाइड करता है कि वो किसी गर्म जगह पर जाएगा ताकि उसे ज़्यादा सामान की ज़रूरत ना पड़े। काफका जब घर छोड़ता है तो उसके दिमाग में फिर से एक फेमिलियर डार्क प्लेस आती है और उसे इमेजिन करते हुए वो अपने शरीर के अंदर एक डार्क पॉन्ड को महसूस कर सकता है, एक ऐसा पॉन्ड जो उसे किसी भी समय डुबो सकता है। वो अपने डीएनए में छुपे एक श्राप को महसूस करता है जिससे वो कभी नहीं बच सकता।
चाहे वो कहीं भी क्यों ना चला जाए। वो बस स्टेशन पर जाता है और टोक्यो से वेस्ट की ओर ताकामात्सु सिटी की ओर जाने वाली बस में बैठ जाता है। सीट पर बैठने के बाद वो कुछ देर सोने की कोशिश करता है। तेज स्पीड से चल रही बस में सोते हुए भी वो उस श्राप को महसूस कर रहा है जो उसे उसके पिता ने दिया था। और यहीं से शुरुआत होती है काफका की जिंदगी की एक नई राह की। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि बुक की दूसरी पैरेलल कहानी के किरदार नकाता की जिंदगी। टिल देन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ इधर स्टार्ट रीडिंग दिस बुक और स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द नेक्स्ट कमिंग पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी। ऑल्सो please do support, share, like and subscribe my channel. Stay healthy and God bless you all.